कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने सोनिया गांधी से 2 घंटों तक पूछताछ की थी। कल अगले दौर की पूछताछ से कबल आज शाम कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की मीटिंग है। कल भी कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। कल सोनिया गांधी से दूसरी बार पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है। आप लोग जब से सर्कुलर इशू किया गया पूरे देश भर में आप लोग सत्याग्रह करें, आखिर ऐसी क्या वजह से कि सत्याग्रह करें आप लोग? ये हम क्यों नहीं सत्याग्रह करें? हम क्यों जो है इस फांसीवाद ताकत के खिलाफ हम लड़ें? हम क्यों नहीं आवाज उठाएं? हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, सिर्फ हमारे लिए हमारे खिलाफ नहीं, सारे राजनीतिक पार्टियों के लीडरों के खिलाफ आप जो है ईडी रेड करते हैं, आप आईटी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको डरा धमका के सरकारें गिराते हैं, उनको डरा धमका के जो है अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं और उसके बाद उनका कोई केस उनके खिलाफ नहीं होता। हमारी पार्टी की अध्यक्षा है, तमाम लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है, हम लोगों ने कर्जा दिया है, हम लोगों ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई 1 रुपया ना इधर से उधर हुआ ना उधर से इधर हुआ है, ना किसी के अकाउंट में पैसा गया है, जा भी नहीं सकता है। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसमें से प्रॉफिट ले भी नहीं सकते, अपनी सैलरी और अपना जो है उसमें मुनाफा उसमें कमा नहीं सकते हैं। तो उसके बावजूद ओपन एंड शट केस है, उसके बावजूद हमारे नेताओं को, खासकर हमारी अध्यक्षा को और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को जिस तरह से आप तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को 60 घंटे 55 से 60 घंटे आपने बिठा रखा है और आपके पास कोई जो है एक आयोटा ऑफ एविडेंस आपके पास नहीं है इनके खिलाफ में। आप इनको तंग करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैमिली जिसने इस देश के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, उसको आप तंग करने की कोशिश करें तो हम चुप बैठ जाए, हम देखते रहे। कल संसद में क्या कार्यक्रम होगा इस मसले को लेकर? कल भी आप लोग वहां पे मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? संसद में भी इसके खिलाफ हम लोग अपनी बात रखेंगे, संसद में भी इसके खिलाफ हंगामा होगा, संसद के बाहर भी हंगामा होगा। हम अपना प्रोग्राम तय करेंगे। जब तक ये कांग्रेस अध्यक्षा को, राहुल गांधी जी को, इन लोग को तंग करते रहेंगे तब तक हम लोग जो हम ये आवाज आवाम के बीच में उठाते रहेंगे, आवाज आवाम तक पहुंचाने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। विजय दिवस के मौके पर बीजेपी की जानिब से घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग समेत दीगर सीनियर लीडरान इस रैली में शरीक रहे। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में दफा 370 बड़ी रुकावट था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दफा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के महरूम नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए हैं। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को इस मौके पर तनकीद का निशाना बनाया। कैलेंडर्स के बारे में सुन रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे, आज वही कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना जा रहा है, नए एक्सप्रेसवे के लिए जाना जा रहा है, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स, नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऐसे विकास के चीज के लिए जाना जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प करके यहां से 370 हटाए। साथियों, आर्टिकल 370 was not only a constitutional barrier for full integration of Jammu Kashmir with India, it was also a cultural and psychological barrier which did not allow us to complete the constitutional vision of एक भारत श्रेष्ठ भारत। 370 के समय में कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के युवा हर प्रकार के अवसर से वंचित। जो 3 परिवारों ने कश्मीर बनाया था वो आज जम्मू कश्मीर बदला है। जो उन्होंने रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया था, जो रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया था वो बदल गया। अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक समझदार हो गया, उसको समझ आ गई कि कुछ लोग कुछ देशों के कहलावे पर इस स्वर्ग को नरक बनाना चाहते थे।
इस स्वर्ग को टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अब ये टूरिज्म कैपिटल बना है, विकास की ओर बढ़ा है। यहां के नागरिकों के मन में तिरंगे के लिए अटूट प्रेम है। कश्मीर का हर नागरिक उसी तरह जिस तरह भारत के बाकी प्रांत हैं उतना ही देशभक्त है। जानबूझकर कुछ पार्टियां जम्मू कश्मीर को बदनाम करती रही हैं। पूरा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की शक्ति बनेगा। जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, हर प्रांत आगे बढ़ रहा। और नरेंद्र मोदी जी की सोच है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास, सुरक्षा और विश्वास तीनों को आगे बढ़ा है। नागरिक सुरक्षित है, आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आपको किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलेगा, कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। ये बदलता हुआ कश्मीर है। लाल चौक के अंदर आज विकास की बात हो रही है, आज अखंडता की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। मेरी जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से निवेदन, हमें इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध प्रांत बनाना है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि लोकसभा के हवाले से आ रही। लोकसभा से कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल किए गए हैं। कीमतों में इजाफे के खिलाफ हंगामा करने पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है। पूरे सेशन से उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। आपको बता दें, जिनका नाम है ज्योति मनी और TN प्रताप, इन्हें मुअत्तल किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो लोकसभा से कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट मुअत्तल किए गए हैं और कीमतों में इजाफे के खिलाफ हंगामा करने पर यह कार्रवाई की गई है। ज्योति मनी और TN प्रताप को मुअत्तल किया गया है। ज्योति मनी जो कि तमिलनाडु से आते हैं और TN प्रताप को भी मुअत्तल किया गया। पूरे सेशन से, नाज़रीन आपको बता दें कि पूरे सेशन से इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। अब अगले दिनों में देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इस हवाले से क्या कुछ करती हुई दिखाई देती है। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि कीमतों में इजाफे को लेकर, यानी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट एहतजाज कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जिसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी की CBI से जांच कराने की सिफारिश की थी। अदाकारा कैटरीना कैफ और उनके शौहर विक्की कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी मौसूल हुई है। एक शख्स की जानिब से सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत अदाकार विक्की कौशल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। और इस हवाले से पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में हुकूमत बन चुकी है, लेकिन अभी तक काबीना में तोसी नहीं हुई है। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू से शिवसेना लीडर मनीषा कांडे ने खास बातचीत की है। उन्होंने काबीना में तोसी में ताखीर पर कई सवाल भी उठाए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया कि वहाँ पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कांडे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, 2 ही मंत्री है, सब 2 ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, आज 1 महीना हो गया,
1 महीने से ऊपर हो गया, 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है। तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते हैं? हो सकता है इसी वजह देवेंद्र जी बैठे हो? ये बहुत सारा अजूबा है और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से, मगर एक न एक दिन इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गढ़ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठण वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक, तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है। जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए, इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा गांधी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते हैं। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है। इस तरह से भारत में 4 केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में केस मंजरेआम पर आने के बाद तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर सुरेश कुमार ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है जो कि LNJP में वार्ड में मौजूद है और वहां पर सारा इलाज हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ LNJP के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहला मरीज की पुष्टि हुई है, आप लोगों ने जो वार्ड तैयार कराया था उसके अंदर इलाज हो रहा है, क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट हमारे पास 3 दिन पहले आया था और कल उसका रिपोर्ट आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, जो कि पॉजिटिव आया है। पेशेंट अभी रिकवर हो रहा है, उसके वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है और अभी पेशेंट को फीवर भी नहीं है एंड ही इज़ डूइंग वेल। वी होप दैट ही रिकवर वेरी वेल एंड सून। ए टीम ऑफ डॉक्टर फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एंड अदर associated department is looking after the patient. जो पहले केसेस आए थे, केरल के केसेस आए थे, उसमें हमें पता था कि ट्रेस जो है करने के लिए वो UAE से आया था, लेकिन पेशेंट की कोई विजिटिंग हिस्ट्री नहीं है, बाहर विदेश नहीं गए, तो क्या लग रहा है इसको कैसे ट्रेस कर पाएंगे कि इंडिया में ही कहाँ से ये हुआ? उसको इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है पर डोमेस्टिक ट्रेवल का हिस्ट्री है। ही विजिटेड 2-3 प्लेसेस और उसके लिए हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो पूरा उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। ये बीमारी कितनी घातक है, क्योंकि अभी हम कोविड से ही जूझ रहे हैं, इसके सिम्टम्स तो अब तक हमें पता ही है, लेकिन इससे बचना कैसे है? क्योंकि अब तक दिल्ली में कोई केस नहीं था, अब दिल्ली में केस आ गया है, कोविड के भी काफ़ी सारी वेरिएंट्स हैं, तो कैसे बच सकते हैं?
पूरे विश्व में आप देखेंगे तो 16,000 से ज़्यादा मामले मंकी पॉक्स के आए हैं और 70 के लगभग अभी डेथ हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डेथ के हिसाब से देखें तो 1% से भी कम डेथ्स हैं और कॉम्प्लिकेशन उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, MSM पॉपुलेशन है, हाई रिस्क बिहेवियर है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर जिनका है। इसके साथ साथ बच्चों में या उन लोगों में जिनको कैंसर है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स स्वतः ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 2 से 3 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उनको ब्लिस्टर्स होते हैं, वेसिकुलोपस्चुलर लीजन्स होते हैं और उनको कई बार यदि स्किन में पस हो जाता है तो उसकी वजह से उनको ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल निमोनिया भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं, जो केरला से भी आए हैं और हमारे पास एक पेशेंट है, ये रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे पेशेंट्स को पहले फीवर होता है तो कैसे उन्हें समझना है, क्योंकि अभी कोविड से भी जूझ रहे हैं तो लोग भी बहुत परेशान हैं कि कैसे बीमारी को डायग्नोस करें, तो उसके लिए कैसे समझना हो? देखिए, कोविड का जो वायरस है वो RNA वायरस है। उसमें प्राइमरीली लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, सांस की तकलीफ होती है, सांस फूलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और खांसी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो प्राइमरीली प्रॉब्लम है वो स्किन में है। जो भी पेशेंट होगा मंकी पॉक्स का उसमें 100% स्किन लीजन्स होंगे, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, फीवर होगा और सांस की तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स है उसमें आईज में रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस प्लस लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका जो टेस्ट होता है वो PCR टेस्ट होता है और इसमें DNA वायरस होता है। मंकी पॉक्स इज ए DNA वायरस, इट इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट वायरस एंड इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मुकाबले में कम होती है। ये कितना जल्दी ट्रांसमिट होता है और इसका म्यूटेशन किस तरीके से, अभी कितना हम लोगों को घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए तैयारियां तो हो गई हैं, वार्ड भी तैयार है, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरीके का फिर स्टेप लेना होगा? देखिए, इसको लेके आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ये जो बीमारी है ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है और ये जो वायरस है DNA वायरस है और इसमें म्यूटेशन भी कम होते हैं। कोविड में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता था, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं और इसके लिए अभी मेडिसिन भी उपलब्ध है और कुछ कंट्रीज़ में इसकी वैक्सीन भी है। वो लोग जो कि 1980 से पहले जिनका जन्म हुआ है उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लिया हुआ है उसमें 85% तक नेचुरल प्रोटेक्शन है। सो वही लोगों में ज़्यादा ये देखने को केसेस मिल रहे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। तो देखिए, आप डॉक्टर सुरेश को सुन रहे थे जिनका साफ कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है और अगर लगता है कि कोई सिम्टम है तो डॉक्टर्स तक पहुंचना है और बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो भारत में मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 8 बिस्तरों का खुसूसी वार्ड तैयार किया गया है। सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने तैयारियों के हवाले से जानकारी दी है। जैसे होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिस हिसाब से हमने कोविड में देखा है उस हिसाब से वो सिक्रीशन से ट्रांसफ़र हो सकता है। जो टिपिकल स्किन लीजन्स होते हैं मंकी पॉक्स में, वो लीजन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो अगर किसी इंसान को कांटेक्ट में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या कट बॉडी के ऊपर कोई कट हो उसमें कांटेक्ट में आता है तो वहाँ से वायरल इन्फेक्शन सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। इस हिसाब से वो स्प्रेड होता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड करीबन 14 से 21 दिन का है। और ये हाई ग्रेड फीवर के साथ टिपिकल वायरल इन्फेक्शन और स्किन लीजन ये सब मिलके अगर ये प्रेजेंटेशन होता है तो मंकी पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। और खास करके उन लोगों को कि जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हो या जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, अगर आप किसी के भी संपर्क में आए हो तो अच्छे से सावधान हो जाना है, ध्यान रखना है, जिसकी वजह से अगर वो जिसके संपर्क में आप आए हो अगर वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव होता है तो आपको होने का चांस रहता है। और अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो फैमिली में उसका स्प्रेड होने से बचा सकेंगे। आज की परिस्थिति में गुजरात में एक भी दर्दी नहीं है और पूरे कंट्री में सिर्फ 4 दर्दी है, लेकिन हमको कोई पैनिक नहीं होना है, सावधान होना है, ध्यान रखना है। उसमें इस कंडीशन में भी हम अगर अच्छे से मास्क पहनेंगे तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो डिजीज़ स्प्रेड होता है वो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं और हम किसी और को इन्फेक्शन नहीं होने दें। इस हिसाब से ये चेन तोड़ सकते हैं। इसके बारे में चिंता करने की नहीं है, सावधानी बरतनी है। जहाँ तक सिविल की तैयारी की बात करें तो यहाँ हमारे पास D9 वार्ड में अभी फ़िलहाल हमने 8 बेड्स 4-4 के 2 कैबिन्स हमने
अलहदा आइसोलेट रखी है, जिसके अंदर सारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वेंटिलेटर से लेकर मल्टीपेरा मॉनिटर, सारी ड्रग्स अवेलेबल है। हाल ही में 12वीं जमात के आईसीएसई बोर्ड के नताज सामने आए हैं। नताज में दिल्ली के फ्रैंक एंथोनी स्कूल की तालिबा मुबशरा शमीम ने अव्वल मकाम हासिल किया है। मुबशरा शमीम ने पॉलिटिकल साइंस में और 100 नंबरात हासिल किए हैं। सोशियोलॉजी में भी 100, जोग्राफिया में 99.25% नंबर हासिल किए हैं। इनका कहना है कि वो जोग्राफिया में BA ऑनर्स करने के बाद कार्टोग्राफी में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। अलग अलग बोर्ड्स एग्ज़ाम के नतीजे आए हैं और कल परसों ही ISC बोर्ड के नतीजे आए हैं जो 12th के नतीजे थे। दिल्ली में जिस उम्मीदवार ने टॉप किया है हमारे साथ मौजूद है मुबशरा। कितनी उम्मीद थी कि आप टॉप कर जाएंगे, क्योंकि आपके हम जो मार्कशीट देख रहे थे उसमें कई जो सब्जेक्ट हैं उसमें 100 में 100 नंबर लाई हैं आप? जी, इतनी भी उम्मीद नहीं थी, लाइक ऐसे ही था कि 98 तक आ जाएंगे मार्क्स इजीली, बट टॉप की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। आपने टॉप किया दिल्ली में, तो बहुत सारे फ़ोन भी आए होंगे, घर में भी माहौल कैसा है, तो किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं और घर में क्या माहौल है? सभी के फ़ोन आ रहे हैं, रिलेटिव्स के, उसके बाद टीचर्स के, सारे फ्रेंड्स के, और सब खुशी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे भी तुम अच्छा ही करोगी, ये सब। अच्छा, अभी आपकी वालिदा से बात हो रही थी, घर वालों से बात हो रही थी, बता रही थी कि आपकी बहन ने भी स्कूल टॉप किया था, तो उससे कुछ प्रेरणा मिली थी, कुछ एक निशाना मिला था कि हाँ मुझे भी टॉप करना है, आगे बढ़ना है? थोड़ी सी तो हाँ, क्योंकि जैसे उनको जब छोटी थी तब देखती थी कि हाँ इनको इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिल रहे हैं और सब, तो उससे थोड़ा सा तो हुआ है कि हमें भी टॉप करना है, आगे जाके कुछ करना है। आप फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।